मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ जिसका सही जवाब बहुत ही कम लोग जानते हैं। हमारे सौरमंडल की बाउंड्री कहाँ है? अब ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है क्योंकि हर चीज का एक लिमिटेड रीजन होता है जिसके बाहर हम कह सकते हैं कि उस चीज का इन्फ्लुएंस खत्म हो चुका है। तो सोलर सिस्टम का यह लिमिटेड रीजन कहाँ तक है? हो सकता है आप सोच रहे हो कि प्लूटो के बाद सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि प्लूटो तक का रीजन तो सोलर सिस्टम का 10% एरिया भी कवर नहीं करता। तो फिर सवाल उठता है कि कहाँ है सोलर सिस्टम की रियल बाउंड्री? आखिर सोलर सिस्टम का किनारा यानी एज कैसा दिखता है और यह कैसे डिसाइड किया जाता है कि सौरमंडल का एज कहाँ पर होगा? क्या कोई ऐसी चीज सोलर सिस्टम की फिजिकल बाउंड्री है जिसे देखकर हम सोलर सिस्टम का एज डिसाइड करें? तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें हम जानेंगे अपने सोलर सिस्टम के एज यानी कि किनारे के बारे में। सोलर सिस्टम का एज हमसे काफी दूरी पर मौजूद है। हमारे लिए वहां तक जाना और उसे ऑब्जर्व करना तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने कई ऐसे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर भी गए हैं। इनमें सबसे पॉपुलर नाम आता है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का, जो स्पेस में लगभग 44 साल से यात्रा कर रहे हैं और फिलहाल हमें इंटरस्टेलर स्पेस की जानकारी दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हम सोलर सिस्टम के एज को कैसे डिसाइड करते हैं और यह हमसे कितनी दूरी पर मौजूद है। सोलर सिस्टम का एज दो अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया जाता है और यह सन से कितनी दूरी पर मौजूद है यह पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने किस बेसिस पर सोलर सिस्टम का एज डिसाइड किया है। जिन दो तरीकों से हम सोलर सिस्टम के एज को डिफाइन करते हैं वो है मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल बेसिस। ग्रेविटेशनल बेसिस पर अगर हम सोलर सिस्टम के एज को डिफाइन करें तो यह वह पॉइंट होगा जहां तक सन छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ऑर्बिट में रख पाएगा। इन टुकड़ों को प्लैनेटेसिमल्स भी कहा जाता है और आपको बता दें कि वह सीमा जहां तक सन इन प्लैनेटेसिमल्स को अपने ऑर्बिट में रखता है वो है ओर्ट क्लाउड। ओर्ट क्लाउड सोलर सिस्टम के छोर पर मौजूद जगह को कहा जाता है और यह एक स्फेरिकल शेप का बादल है जो सोलर सिस्टम की बाउंड्री को बनाता है। यह क्लाउड काफी सारे छोटे बड़े प्लैनेटेसिमल से मिलकर बना हुआ है और यहाँ का तापमान काफी ठंडा है। आपको बता दें कि यह सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लेस भी है। इस जगह के ठंडे होने का रीजन स्पष्ट है और वो है सन से इसकी दूरी। इस क्लाउड का इनर पार्ट सन से लगभग 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है, जबकि इसका आउटर पार्ट 10,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के डिस्टेंस पर मौजूद है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थ और सन के बीच के एवरेज डिस्टेंस को कहा जाता है, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ओर्ट क्लाउड कितना बड़ा है। यहाँ का औसत तापमान 5 केल्विन यानी कि -269 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो बहुत कम टेम्परेचर है। यह क्लाउड मोस्टली ऐसे टुकड़ों से बना है जो फ्रोजन है। ओर्ट क्लाउड में मौजूद अधिकतर पत्थर के टुकड़े इन्हीं कंपाउंड्स के बने हुए हैं और कम टेम्परेचर होने के कारण यह फ्रीज्ड हैं। ओर्ट क्लाउड की बाहरी लेयर सन का काफी कम ग्रेविटेशनल इफेक्ट महसूस करती है और इसी के कारण यह मिल्की वे की ग्रेविटी और आसपास के स्टार्स की ग्रेविटी से काफी ज्यादा इफेक्ट होते हैं और ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन के कारण कई बार इनकी ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी हो जाती है कि यह सोलर सिस्टम के इनर पार्ट में एंटर करना शुरू कर देते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यही छोटे बड़े प्लैनेटेसिमल्स जो ओर्ट क्लाउड में मौजूद हैं, वह जब इनर सोलर सिस्टम में आते हैं तो इन्हीं को हम कॉमेट्स कहते हैं। क्लाउड में मौजूद अधिकतर मटेरियल वह है जो सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के दौरान एग्जिस्ट करता था। इसका मतलब ओर्ट क्लाउड से आने वाले कॉमेट्स को स्टडी करके हम सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन और इसके इवोल्यूशन के बारे में काफी नई जानकारियां हासिल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के मैग्नेटिक एज की, जिसे हीलियोस्फीयर भी कहा जाता है। दरअसल आउटर स्पेस, खासकर इंटरस्टेलर स्पेस यानी सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद स्पेस काफी खतरनाक रेडिएशन से भरा हुआ है और यह रेडिएशन कई अलग अलग सोर्सेज से आती है, जैसे गामा रे बर्स्ट, FRB, ब्लैक होल कोलिजन, न्यूट्रॉन स्टार कोलिजन वगैरह वगैरह। अगर यह रेडिएशन किसी तरह हम तक पहुंच गई तो यह अर्थ पर मौजूद लाइफ के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकती है और यह रेडिएशन हम तक पहुंच भी सकती है, लेकिन हमारा सन इन्हें हम तक पहुंचने नहीं देता और हमें प्रोटेक्ट करता है।
दरअसल सूरज भी लगातार प्लाज्मा की रेडिएशन छोड़ता रहता है। यह रेडिएशन काफी पावरफुल होती है। इन्हें सोलर विंड कहा जाता है और यही सोलर विंड्स जब हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स में अरोरा लाइट्स फॉर्म करती है, जो अंतरिक्ष के सबसे खूबसूरत इवेंट्स में से एक है। अगर यह सोलर विंड्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाए तो पूरी पृथ्वी पर इलेक्ट्रिक ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी पूरी दुनिया में बिजली से चलने वाले सभी डिवाइसेस बंद हो जाएंगे। ये सोलर विंड्स जो हमारे लिए काफी डेंजरस हो सकती है और मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिम्मेदार भी थी, वही हमें इंटरस्टेलर रेडिएशन से बचाती है। बेशक सोलर रेडिएशन हमारे लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन ये हमें उससे भी बड़े खतरे यानी कि कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है। दरअसल यह सोलर रेडिएशन हमारे पूरे सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पृथ्वी के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। बाहर से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन इस मैग्नेटिक फील्ड के चलते सोलर सिस्टम के अंदर नहीं आ पाती और बाहर से ही डिफ्लेक्ट हो जाती है। यह मैग्नेटिक फील्ड इतना पावरफुल होता है कि ये 70% से भी ज्यादा कॉस्मिक रेडिएशन को रोक देता है। जितने रीजन में यह मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होता है उसी को हम हीलियोस्फीयर कहते हैं। हीलियोस्फीयर का टेम्परेचर अपने आसपास की जगहों से थोड़ा ज्यादा होता है। अब इसका सीधा सा कारण है क्योंकि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कॉस्मिक रेडिएशन को डिफ्लेक्ट करती है, या फिर कहें कि ये वही जगह है जहाँ सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेडिएशन आपस में टकराती है। ये दोनों ही हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं और इसीलिए इनके कोलिजन से हीट एनर्जी बनती है जो वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। जहाँ यह दोनों रेडिएशंस आपस में कोलाइड करती हैं, वहाँ एक फिजिकल बाउंड्री बनती है और इस बाउंड्री को यानी हीलियोस्फीयर के एंड को हीलियोपॉज कहा जाता है। सोलर सिस्टम के इस बॉर्डर को स्टडी करने के लिए वैज्ञानिकों ने हाल ही में सोलर सिस्टम के एज का एक 3D मैप बनाया है, जो कि हमें ये बताता है कि सोलर सिस्टम का एज कैसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम सोलर सिस्टम के एज को देखने की कोशिश करें तो हमें तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ दो अलग अलग रेडिएशंस आपस में टकरा रही हैं, जबकि यहाँ कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट मौजूद भी नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही सोचा कि यहाँ पर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट तो नहीं है जिसे हम देख सकें, लेकिन सोलर सिस्टम की एज को डिटेक्ट करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई ट्रिक का इस्तेमाल किया है, जो कि उस तरीके से काम करती है जिस तरीके से पृथ्वी पर मौजूद बैट्स यानी कि चमगादड़ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और शिकार करते हैं। चमगादड़ को जब रात के अंधेरे में इंसेक्ट्स का शिकार करना होता है या फिर आसपास की सराउंडिंग्स को देखना होता है तो उनकी आंखें उनके लिए ज्यादा मददगार साबित नहीं हो सकती, और इसलिए वह एक तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एको लोकेशन, यानी एको का यूज करके चीजों को लोकेट करना। चमगादड़ हर डायरेक्शन में सोनार वेव्स इमिट करते हैं और जब यह किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है तब चमगादड़ उन वापस आई वेव्स को डिटेक्ट करके और वापस आने में लगे टाइम को कैलकुलेट करके अपने दिमाग में अपने सराउंडिंग्स का एक माइंड मैप बनाते हैं, जिससे वे ऑब्जेक्ट को बिना देखे उसकी लोकेशन पता कर सकते हैं। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक सोलर सिस्टम के एज को ऑब्जर्व करते हैं। हमारा सन सभी डायरेक्शंस में सोलर विंड्स इमिट करता है और सोलर विंड्स का कुछ पार्ट इंटरस्टेलर रेडिएशन से टकराने के बाद वापस लौटता है। इन्हीं लौटी हुई रेडिएशंस को डिटेक्ट करके और लौटने में लगे समय को कैलकुलेट करके वैज्ञानिकों ने हमारे सोलर सिस्टम का एक 3D मैप बनाया है। इसके लिए उन्होंने नासा के आईबेक्स यानी इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट से मिले 10 साल के डेटा का यूज किया है और यह मैप सौरमंडल के मैग्नेटिक एज यानी हीलियोपॉज का पहला मैप है। लेकिन यह मैप हमें बताता है कि सोलर सिस्टम के एज को जिस तरह से हमने इमेजिन किया था यह उससे थोड़ा अजीब है, और ऐसा क्यों है चलिए जानते हैं। दरअसल हमारा हीलियोस्फीयर स्फेरिकल शेप का बबल नहीं है, बल्कि यह एक ब्लॉब की तरह है, या कहें कि पानी की एक बूंद की तरह है, जो कि एक तरफ से तो काफी पतला है और दूसरी तरफ से लंबा और मोटा। आप इसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें सन से एक तरफ का मैग्नेटिक फील्ड काफी कम दूरी तक ही है, जबकि दूसरी तरफ से यह काफी दूरी तक एक्सटेंड करता है। अगर बात करें इस दूरी की न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो आपको बता दें कि उस साइड में जहां यह हीलियोस्फीयर की बाउंड्री सन से काफी कम दूर है, वहां यह लगभग 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद है, और जिस डायरेक्शन में यह ज्यादा दूरी तक है वहां यह कम से कम 350 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी तक मौजूद है।
यानी हमारे सन के मैग्नेटिक फील्ड का एक साइड दूसरी साइड से लगभग 3 गुना ज्यादा दूरी तक मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, और कोई नॉर्मल मैग्नेट तो एक स्फेरिकल शेप का ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो हमारे सन का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अजीब सा क्यों है? तो आपको बताएं कि इसका रीजन है सन की मूवमेंट। दरअसल जिस तरह हमारा प्लेनेट और सौरमंडल में मौजूद कोई भी वस्तु सन का चक्कर लगाती है, उसी तरह हमारा सन और हमारी गैलेक्सी में मौजूद सभी स्टार्स गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाते हैं। और हमारी पृथ्वी की तरह सन भी एक डायरेक्शन में मूव करता है। जिस डायरेक्शन में यह मूव कर रहा होता है, उस डायरेक्शन में सन के मैग्नेटिक फील्ड से टकराने वाले इंटरस्टेलर रेडिएशंस ज्यादातर ताकतवर होती हैं, और इसलिए वह सन के मैग्नेटिक फील्ड को छोटा कर देती हैं। जबकि मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, और इसी कारण से सन का मैग्नेटिक फील्ड एक स्फीयर के शेप का नहीं बल्कि एक पानी की बूंद की तरह दिखाई देता है। इस मूवमेंट के कारण हमारा हीलियोस्फीयर इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में टेल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसका नाम हीलियो टेल है, जिसे एक कॉमेट की टेल से कंपेयर किया जा सकता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि हमारे सौरमंडल का किनारा कहाँ तक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।